हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में थियरी, अब कई बच्चे थियरी को देखकर ये सोच लेते हैं हमें थियरी करनी ही क्यों है, हम तो सम करेंगे और हम सम करके ही मार्क्स लेके आएंगे थियरी करे बिना। पर ऐसा नहीं है बेटा, ये क्लास 12 नहीं है, ये सीए फाउंडेशन है। यहाँ पे थियरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है कि जितने के प्रैक्टिकल सम्स। तो हम बिना किसी रुकावट के ये थियरी को अच्छे से पढ़ेंगे। होपफुली आप भी अच्छे से ध्यान दे के समझिए और बिना किसी इस थियरी को स्किप किए बिना शांति से पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में 7 से 8 मार्क का है, तो वो दिमाग में रख के अब शांति से इस चैप्टर को स्किप करे बिना पढ़िएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चार्ट दिया हुआ है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स है क्या, कहाँ से उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द मॉडर्न डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नॉट ओनली मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, mathematics and so on, but also in our life like public service, defense, banking, insurance sector, tourism, hospitality, police and military etc. are dependent on a particular subject known as statistics. हम जब भी स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो स्टेटिस्टिक्स है सिर्फ कहाँ उपयोग में आता है, मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते होंगे, कॉमर्स के अंदर यूज़ करते होंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ करते होंगे, सोशल साइंस या मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। पर ऐसा नहीं है, ये हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि हमारी लाइफ में हर जगह, जैसे पब्लिक सर्विस बराबर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको यूज़ करते हैं, डिफेंस में यूज़ करते हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस सेक्टर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटल्स है, पुलिस या मिलिट्री, हर जगह स्टेटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है बराबर। Statistics does play a vital role in enriching a specific domain by collecting data in that field, analyze the data by applying various statistical techniques, and finally making statistical inference about the domain। मतलब क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स एक्चुअल में करता क्या है, एक्चुअल में आपको जिसके रिगार्डिंग डेटा चाहिए वो आपको डेटा कलेक्ट करके देता है। स्टेटिस्टिक्स के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट मेथड अप्लाई करके हम डिफरेंट टेक्निक का उपयोग करके उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन तक, मतलब इन्फ्रेंस तक पहुंचते हैं बराबर। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होगा, कंक्लूजन तक, मतलब हम फाइनल रिपोर्ट निकालते हैं कि हमने इस डेटा का कैसे उपयोग करना है या उसके ऊपर से हमें निर्णय कैसे लेना है वो हम समझते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सरकार को गरीबी हटानी है, अज्यूम सरकार चाहती है गरीबी हटानी, तो गरीबी हटाने के लिए पहले तो सरकार क्या करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी कि हमारे देश में कितने गरीब हैं बराबर, टोटल आंकड़ा इकट्ठा करेगी कि कितने लोग सच में गरीब हैं। अच्छा, गरीबी के भी वापस प्रकार आते हैं, शुद्ध गरीब है कि मीडियम गरीब है बराबर, मतलब शुद्ध गरीब मतलब जिसके पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, और उसके बाद का आता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है पर है तो गरीब बराबर। इन लोगों की अब कैसे मदद करनी है, फिर एनालाइज करती है बराबर कि किस प्रकार के गरीब है, इस डेटा को एनालाइज करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी कि इन गरीबी को हटाने के लिए हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो इस निष्कर्ष तक पहुंच पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो स्टेटिस्टिक्स यही काम करता है, पहले तो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद से आपको एक निष्कर्ष निकाल के देता है, एक रिपोर्ट निकाल के देता है कि अभी की परिस्थिति कैसी है और उसके ऊपर से आप निर्णय ले पाते हो कि आगे चलकर क्या करना है। बात समझ में आई? इन द प्रेजेंट वर्ल्ड statistics has almost a universal application. Our government applies statistics to make the economic planning in an effective and pragmatic way. अब पहले क्या दिया हुआ है, एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह अप्लाई होता है। फिर वो चाहे कहीं पे ये स्पोर्ट्स की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, आप कहीं पे भी जाओ, हर जगह आपको स्टेटिस्टिक्स का उपयोग करते हुए दिख जाएगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट है बराबर, स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई करती है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों होगी, हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई प्लानिंग करनी है, बेरोजगारी हटानी है, गरीबी हटानी है
बराबर, या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, किसी भी मतलब फील्ड में इकोनॉमिक निर्णय, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी, मतलब इकोनॉमिक डिसीजन लेने के टाइम पे पहले स्टेटिस्टिक्स के डेटा इकट्ठे करेगी, उसको एनालाइज करेगी और उसके ऊपर से कंक्लूजन निकालेगी कि करना क्या है, मतलब उसके ऊपर से निर्णय ले पाएगी। कैसे? तो इफेक्टिव मैनर में, बराबर, एक सचोट निर्णय ले पाए, और प्रेगमेटिक मतलब क्या, प्रैक्टिकल वे में, वो चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सरकार ने सोच लिया हम तो ये करेंगे वो करेंगे, पर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है या नहीं, वो भी देखना उतना ही ज़रूरी है। तो जब स्टेटिस्टिक्स आ जाता है तो स्टेटिस्टिक की मदद से सरकार क्या करती है, इन चीज़ों को डेटा इकट्ठा करेगी जिस भी फील्ड में। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल यहाँ पे लेते, गरीबी हटानी है तो गरीबी हटाने के लिए पहले तो सरकार को ये पता होना चाहिए कि कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग किस प्रकार के गरीब हैं, और उसके डेटा एनालाइज करेगी, डेटा इकट्ठा करेगी, एनालाइज करेगी, उसके ऊपर से रिपोर्ट तैयार करेगी कि सच में कितने गरीब हैं, किस प्रकार के गरीब हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा गरीबी है और उसके पीछे के रीजंस क्या है। हर चीज़ को डिटेल में देखने के बाद उसको क्या करेगी, कंक्लूजन तक पहुंचेगी, डिसीजन बना पाएगी कि किस तरह से हमें गरीबी हटानी है, इफेक्टिव और प्रैक्टिकल। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक बिजनेस, हमने पहले तो ये देखा कि सरकार उपयोग करती है, वैसे ही बिजनेसमैन भी क्या करता है, प्लान करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, प्लान करता है और एक्सपांड करता है देयर होरिजन्स ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द फीडबैक डेटा। फीडबैक डेटा ये क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, बराबर। ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, समझो गाड़ियों की सर्विस करती है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, कस्टमर से फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। अब फीडबैक फॉर्म में कस्टमर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो फिलअप करके देता है, या तो कस्टमर से कोई बिजनेस है जो डायरेक्टली फोन करके उनके फीडबैक कलेक्ट करता है और वो डिटेल्स डालता है। तो उससे क्या पता चलता है बिजनेस को कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, जो स्ट्रेंथ है और उसको मजबूत किया जाए और जो हमारी वीकनेस है उसको घटाया जाए। इस तरह से अपने बिजनेस को और इफेक्टिव बना पाता है बिजनेस, बराबर। और ये फीडबैक डेटा के उपयोग करके बिजनेस को क्या कर पाते हैं, वो लोग आगे की प्लानिंग कर पाते और बिजनेस को एक्सपांड कर पाते। मतलब बिजनेस भी कहीं ना कहीं ये फीडबैक डेटा लेना मतलब क्या हुआ, स्टेटिस्टिक्स है। और ये स्टेटिस्टिक्स की मदद से एक बिजनेस अपना बिजनेस कोई बिजनेस के निर्णय आगे के लेने में सक्षम हो पाता है और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, ट्राई टू इम्प्रेस द जनरल पब्लिक बाय प्रेजेंटिंग द स्टेटिस्टिक्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड अकम्प्लिशमेंट्स। अच्छा, अगर सरकार ऐसे आगे खड़ी हो जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आजकल बेटा लोग भी समझदार हैं, बराबर। जनता बेवकूफ़ नहीं, सब जानती है, तो ऐसे तो वो मानेंगे नहीं। तो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है, डेटा का उपयोग करती है। देखो भाई, बराबर, आज की बात मोदी सरकार पर, मोदी सरकार क्यों आ रही है, तो भाई हमने क्या किया, इतने लोगों की गरीबी हटाई, इतनी बेरोजगारी कम की, बराबर है, देश में गरीबी हटाई, बेरोजगारी कम की। उतना ही नहीं, हमने अपने देश के लिए क्या क्या किया। पहले 15 साल पहले ये परिस्थिति थी, आज हम जैसे ही भाजपा सरकार आई तो ये परिस्थिति हुई। अब किसी को कुछ पता ना भी हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे समझेगा। ये स्टेटिस्टिक्स के आंकड़ों से लोगों को वो प्रभावित करते हैं कि हमने क्या क्या परफॉर्मेंस दिया है और अकम्प्लिशमेंट्स की है, मतलब हमने क्या अचीवमेंट्स लाए हैं और हमने क्या क्या काम किया है आप लोगों के लिए। तो अपने ये सारे भी वो किसके द्वारा दिखाती है, तो स्टेटिस्टिक्स के आंकड़ों के द्वारा, मतलब आंकड़े दिखा के लोगों को प्रभावित किया जाता है और वोट खड़े किए जाते हैं सरकार के द्वारा भी। बात समझ में आ रही। आगे दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर ऑफ टुडे also apply statistics to present their research paper in authoritative manner. Thus the list of people using statistics goes on and on. मतलब क्या दिया हुआ है, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स है जो रिसर्च करते हैं, मेनली उनका काम रिसर्च करने का है, वो लोग भी क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से रिसर्च करते हैं, मतलब डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, और वो डेटा को ऑथोरिटेटिव मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑथोरिटेटिव मैनर मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता बढ़ाई जाती है डेटा की। मतलब अगर आपने प्रॉपर मेथड से कोई डेटा बनाया है, स्टैटिस्टिक्स लिया है,
लॉजिकल बेसिस पे है, बराबर है। और स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के उसका उपयोग करके आपने ढंग से डेटा दिया है, तो ऑब्वियस है उसको जो यूज़ करेगा, लोग जो उसको यूज़ करेंगे तो उनका विश्वास उस डेटा पे बढ़ेगा। तो इस तरह से ज़्यादातर रिसर्च स्कॉलर उस डेटा का उपयोग करते, बराबर है। अब यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, इन सारे डेटा से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि स्टेटिस्टिक्स का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है, बराबर, मतलब स्टेटिस्टिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स। हमने ये तो पढ़ा कि भाई स्टेटिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर कोई उसको यूज़ करता है। हमने पहले देख लिया कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, बिजनेस यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती है, बराबर है कि नहीं। पर एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स आया कहाँ से, बराबर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। गोइंग थ्रू द हिस्ट्री of ancient period and also that of the medieval period, we do find the mention of the statistics in many countries. अगर हम पास्ट के डेटा कलेक्ट करें, एंशियंट पीरियड की बात करें, बराबर है, पुराने ज़माने की बात करें, तो वहाँ से हमें ये तो पता चलता है कि बहुत सारी कंट्रीज में स्टेटिस्टिक्स को उपयोग किया जाता था। बट हाउएवर देयर रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स। पर ये आज तक पता नहीं चला है कि एक्चुअल में जो ये स्टेटिस्टिक्स वर्ड है वो आया कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो पता नहीं चल पाई। ये तो हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने से उपयोग में लिया जा रहा है और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो इसका उपयोग ऑलरेडी करती थी, पास्ट से ही मतलब स्टेटिस्टिक्स का उपयोग करती थी। पर हमें ये अभी तक पता नहीं चला कि ये वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे कि ऑन द व्यू इज दैट स्टेटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लैटिन में स्टेटस वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। लैटिन वर्ड है स्टेटस, उसके ऊपर से इसका ओरिजिन हुआ है। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये माना जाता है कि ये इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा के ऊपर से आया है। कुछ स्कॉलर ऐसा मानते हैं कि ये जर्मन वर्ड है स्टेटिस्टिक, और कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों के ऐसे सजेशंस हैं कि ये फ्रेंच वर्ड है स्टेटिस्टिक्यू, बराबर है। हमें एक्चुअल में से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अभी तक इनका झगड़ा चल रहा है, कोई कंक्लूजन तक पहुँचे नहीं है, ना ही ये लोग पहुँचेंगे। और हमें ये क्यों पढ़ना है, तो भाई एग्जाम में ये चीज़ पूछ सकते हैं, बराबर। और ऐसा भी हो सकता है जैसे लैटिन वर्ड स्टेटस है तो स्टेटिस्टा दे के आपको कंफ्यूज किया जाए। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि लैटिन में क्या बोला जाता है, इटालियन में क्या बोला जाता है, जर्मन में क्या बोला जाता है, फ्रेंच में क्या बोला जाता है। अब इसको लर्न कैसे करोगे, पहले तो तुम लोग एक काम कर लो, लैटिन का एल, इसका आई, जर्मन का जी और एफ। कैसे लोगे, LIGF। पहले इसका कैसे उपयोग करोगे, तो भाई इसमें अस लगेगा, स्टा। फिर अगर इसकी बात करें जर्मन की, स्टिक। देन फ्रेंच की बात करें तो टिक्यू, बराबर है। अगर एल की बात करें दैट मीन्स लैटिन, तो क्या आएगा, अस। आई दैट इज इटालियन, स्टा। आप इसे लिखती हूँ ठीक से, स्टा, ठीक है। और अगर जर्मन की बात करें तो स्टिक, और फ्रेंच की बात करें तो स्टिक्यू। अस, स्टा, स्टिक, स्टिक्यू बढ़ता जा रहा है, इस तरह से याद रखिए। तो पहले क्या करोगे, LIGF दैट इज लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच। तो ये चार कौन से कंट्रीज है अलग अलग। लैटिन में क्या बोला जाएगा, देखो आगे का वर्ड तो सेम ही है, स्टेट तो सेम ही आएगा सब में, बराबर है। पीछे का ही बदलाव आ रहा है तो वैसे याद करोगे, एल के नीचे अस, बराबर है। लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टा दैट इज स्टेटिस्टा, जर्मन में स्टेटिस्टिक, फ्रेंच में स्टेटिस्टिक्यू, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी याद रह जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। In those days, statistics was analogous to state, or to be more precise, the data that are collected and maintained for the welfare of the people belonging to state। मतलब उस जमाने में डिफरेंट जो स्टेट्स होते थे, मतलब राज्य होते थे, उनके डेटा आज भी पाए गए हैं। मतलब किस तरह से ये डेटा क्यों लेते थे, तो एक्चुअल में वो डेटा कलेक्ट करते थे और उनको मेंटेन करते थे। कलेक्ट करने का और मेंटेन करने का कारण क्या होता था, तो लोगों के वेलफेयर के लिए डेटा इकट्ठा किया जाता था, मतलब लोगों के सुधार के लिए। समझो कि डेटा कलेक्ट किया, जैसे मैंने बोला सरकार हर बार डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर से निर्णय लेती है, तो ये चीज़ पुराने ज़माने से होती आ रही है। ये वहाँ के राजा जो होते थे, राज्यों के डेटा इकट्ठे करते थे और उसके ऊपर से निर्णय लेते थे लोगों के सुधार के लिए। We are thankful to Kautilya, who had kept a record of birth and deaths as well as some other precious record in his famous book Arthashastra during Chandragupta region in the 4th century BC। अच्छा, कौटिल्य कौन था, तो अर्थशास्त्री था। इसके बारे में आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, बराबर। चाणक्य, दैट इज द कौटिल्य। कई बार कंफ्यूज करने के लिए चाणक्य बोला हो तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाणक्य और कौटिल्य की है, ठीक है। और उसने अपनी एक फेमस बुक थी अर्थशास्त्र, के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड दिए, जैसे कि बर्थ डेथ लोगों की, राजा की या किसी की दी होगी अंदर, बर्थ है, डेथ रिकॉर्ड है। उतना ही नहीं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी उसने इस अर्थशास्त्र की बुक में दी थी, अंदर ऐड की थी, बराबर। और ये बुक कब बनाई गई थी, तो 4th सेंचुरी में बनाई गई थी। ये या खास याद रखना है, कौन सी सेंचुरी में, 4th BC में, ठीक है। तो ये याद रखने जैसी चीज़ है कि कौटिल्य ने कौन सी बुक में डेटा दिया था, बर्थ डेथ और दूसरे भी मतलब रिकॉर्ड्स दिए थे, तो अर्थशास्त्र की बुक में दिए थे और 4th सेंचुरी में दिए थे। और दूसरा दिया हुआ है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अकबर इन द 6th century AD we find statistical record on the agriculture in आईने अकबरी written by अबू फजल। अब अकबर का जब जमाना था, बराबर है, जब राज्य किसका चल रहा था, अकबर का, 6th सेंचुरी में उसने क्या किया था, एक ये अबू फजल जो था उसने क्या किया था, आईने अकबरी एक बुक है, उसमें अंदर सारे रिकॉर्ड्स दिए थे गए थे, किसके रिगार्डिंग, तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। यहाँ पे सारे स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड दिए गए थे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। कौन सी बुक में, तो आईने अकबरी, और किसके द्वारा लिखी गई थी, अबू फजल। और ये कब हुआ था, जब अकबर की सरकार थी और 6th सेंचुरी में। तो ये चीज़ें याद रखनी है। पहला तो हमने क्या पढ़ा कि भाई कौटिल्य था, कौटिल्य ने सारे बर्थ डेथ के और दूसरी अदर चीज़ों के रिकॉर्ड्स दिए थे, किस बुक में, तो अर्थशास्त्र में। ऑब्वियस अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बुक होगी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तब, चंद्रगुप्त रीजन लगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तब। और ये कब थी, 4th सेंचुरी BC में दी थी। और ये जो है आईने अकबरी बुक थी, उसको किसने लिखा था, अबू फजल ने लिखा था, बराबर है। और ये कब लिखी गई थी, अकबर के शासन के दरमियान। और कब है, ये 6th सेंचुरी में ये बुक लिखी गई थी, बराबर। और ये बुक किसके रिगार्डिंग थी, तो भाई एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग थी, ये बोलना नहीं। अब आगे बढ़ते, रिफरिंग टू इजिप्ट, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड बाय फारो ड्यूरिंग 300 BC to 2000 BC। और रेफरिंग टू इजिप्ट, इजिप्ट में अगर हम इजिप्ट के डेटा देखें तो फर्स्ट सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। मतलब पहली बार जनगणना की गई थी, बराबर। कहाँ पे, तो इजिप्ट में, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर 300 to 2000 BC। अब ये किसके द्वारा की गई थी, फारो। अब ये फारो क्या है, तो इजिप्ट में फारो का मतलब होता है राजा, मतलब उस समय के जो राजा रहे होंगे 300 to 2000 BC में, उन लोगों ने ये जनगणना करवाई थी। तो ये सारी डिटेल्स हमें क्या बताती है, कहीं ना कहीं स्टेटिस्टिक्स बहुत पुराना है, बहुत पहले से लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, बराबर है। हिस्ट्री में पहले से ही पढ़ा हमने कि भाई ये वर्ड लैटिन का है, जर्मन का है, फ्रेंच का है या इटालियन का है।
और उसके बाद देखा कि कौटिल्य की इस बुक से हमें पता चलता है, बराबर है, अर्थशास्त्र के अंदर से हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, डेटा मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो अकबर है, आईन अकबरी की बुक में एग्रीकल्चर के रिलेटेड डेटा है, और ये इजिप्ट में जो है सेंसस के बारे में, मीन्स वो जो जनगणना, जनगणना में एक्चुअल में डेटा कौन से कलेक्ट किए जाते हैं, तो आपने भी यहाँ पे देखा होगा हर 10 साल में सरकार हमारे यहाँ भी जनगणना करवाती है, तो सारी डिटेल्स लेती है, जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाती है, और उस डिटेल्स का उपयोग सरकार अलग अलग तरीके से करती है। तो यहाँ में भी कुछ ऐसा है। सेंसस का मतलब क्या होता है, तो जनगणना की गई थी, फारो के द्वारा की गई थी, मतलब वहाँ के राजाओं के द्वारा की गई थी, और इस टाइम ड्यूरेशन में की गई थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने इतना तो पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि भाई जो स्टेटिस्टिक्स है हर फील्ड में उपयोग में आता है। उसके बारे में हमने पढ़ा कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे डेटा से हुई। अब बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स होता क्या है, अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स। हमने इतना पढ़ा कि स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स, और एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स किसको कहते हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। वी मे डिफाइन स्टेटिस्टिक्स इधर इन अ सिंगुलर सेंस और अ प्लूरल सेंस, बराबर है, या तो हम इसको सिंगुलर सेंस में भी बोलेंगे और प्लूरल सेंस में, मतलब दो तरह की डेफिनेशन पाई गई है, एक है सिंगुलर सेंस में और दूसरी है प्लूरल। अब देखो, व्हेन यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन मे बी डिफाइंड एज अ डेटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव that are collected usually with a view to statistical analysis। मतलब क्या होता है ना, अगर प्लूरल डेफिनेशन की बात की जाए तो स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा। यूँ समझ लो, डेटा अब कैसा हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, और उसको कलेक्ट किया जाता है किसके लिए, तो भाई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? अब क्वालिटेटिव डेटा किसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा किसको बोलते हैं, वो पहले समझा देती हूँ। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है, सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कि कार है, एज्यूम आपको कार खरीदनी है, तो भाई आप पहले क्या देखो कि कार किस कलर की होनी चाहिए, बराबर है, तो भाई मुझे तो ब्लैक कलर की कार चाहिए, मुझे या तो रेड कलर की कार चाहिए भाई। अब मैंने यहाँ पे कलर शो किया, यहाँ पे कहीं पे भी नंबर शो नहीं किया, तो ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई, वन टाइप ऑफ कैरेक्टर हो गया। जब भी हम कैरेक्टर की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, तो ये सारे क्या हो गए, क्वालिटेटिव स्टेटिस्टिक्स हो गया। मतलब प्लूरल नाउन, ये प्लूरल डेफिनेशन में क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा भी लिया जाएगा, क्वांटिटेटिव, कितनी कार चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, ना बेटा इतने की औकात नहीं है, एक चाहिए, दो चाहिए, काफ़ी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश करी वो ध्यान से समझिए कि प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है। अगर स्टेटिस्टिक्स में हम प्लूरल डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों ही आएंगे, क्वालिटेटिव डेटा भी, क्वांटिटेटिव डेटा भी। तो उसको क्या आएगा, सिर्फ कलेक्ट करना, और कलेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, तो भाई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, मतलब कोई भी प्रकार का डेटा, मतलब प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स होता है, मतलब कैसा भी डेटा, बस डेटा होना चाहिए। जबकि अगर हम इसको सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, एज अ साइंटिफिक मैथड, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, एज द साइंटिफिक मैथड दैट इज एम्प्लॉयड फॉर द कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा, लीडिंग फाइनली to drawing statistical inference about some important characteristics. It means it is a science of count, science of average। देखो अब इसको शांति से समझते हैं। देखो प्लूरल डेफिनेशन में हमने देखा कि भाई डेटा मतलब क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स प्लूरल डेफिनेशन के हिसाब से वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव से उसको कलेक्ट करने की बात की थी। कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो भाई एनालिसिस करेंगे। पर यहाँ पे इस मेथड को साइंटिफिकली, जैसे साइंटिफिक मेथड क्यों बोला गया, तो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्पज से हमने डेटा कलेक्ट किया, यहाँ पे पर्पज होना चाहिए कि कोई पर्पज है, उसके लिए हमने क्या किया, पहले तो डेटा कलेक्ट किया,
उसको सही ढंग से एनालाइज किया, फिर हमने प्रेजेंट किया डेटा को। बात समझ में आ रही है? और प्रेजेंट करने के बाद हम उसके ऊपर से स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकाल पाए। इन्फ्रेंस मैंने पहले भी बोला था, फिर से बता देती हूँ। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन निकाल पाए, मतलब जो डेटा हमने पहले कलेक्ट करेंगे उसको डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स का यूज करने के बाद, डिफरेंट मेथड यूज करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे डेटा को, फिर हम उसके ऊपर से एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे और उस रिपोर्ट के ऊपर से एक कंक्लूजन निकल पाए कि भाई इस डेटा के ऊपर से हमें कंक्लूजन, जैसे सपोज एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मुझे है ना कार बनानी है, कार बनानी है। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे सपोज ईवी कार बनाना चाहती हूँ। अब सपोज मैंने ईवी कार बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, डेटा कलेक्ट करूँगी कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन सी कार बना रहे हैं, कितने बजट में दे रहे हैं। इवन मैं लोगों का भी डेटा इकट्ठा करूँगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ईवी कार खरीदना पसंद करते हैं। सारी डिटेल्स निकालने के बाद वो सारा पहले तो डेटा कलेक्ट करूँगी, उसको एनालाइज करूँगी डिफरेंट मेथड यूज़ करके, बराबर है। डिमांड एनालाइज करूँगी या रिग्रेशन मॉडल यूज़ करूँगी। अब ये सारी मेथड का उपयोग करने के बाद एनालिसिस करूँगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली डिमांड कितनी हो सकती है मार्केट में और कौन से मॉडल की डिमांड ज़्यादा है। ईवी के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, बराबर है। लोग कौन सी बजट में, कितने बजट में और कैसे प्रकार की और कैसे कारों की, मतलब कौन से मॉडल की और कितने बजट की कार लेना पसंद करते हैं, मैं रिपोर्ट पे आती हूँ। उसके ऊपर से भी निर्णय ले सकती हूँ कि मुझे कितनी कारें बनानी चाहिए, बराबर, कितने बजट के अंदर बनानी चाहिए। फिर मैं उसके ऊपर से जो है डिसीजन ले पाऊंगी। तो ये पूरा जो हो गया, मतलब ये क्या हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया। और ये सिंगुलर नाउन में जो होता है यही हम एक्चुअल में करते हैं। यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे वो कलेक्टिंग और प्रेजेंटिंग डेटा के बारे में पढ़ेंगे, एनालाइजिंग के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो भी सम्स करते हैं ना, वो एक्चुअली ये पोर्शन के अंदर कवर होता है। तो अगर कोई भी पूछे प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्या बोलती है, तो भाई डेटा, कैसा डेटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो भी है, बस डेटा होना चाहिए। पर यहाँ पे कैसा होगा, एक तो होगा क्वांटिटेटिव डेटा। हम डेटा को क्या करेंगे, पहले कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे रिपोर्ट में, ताकि उसके ऊपर से हम निर्णय ले पाए या तो कंक्लूजन निकल के आएगा जिसके ऊपर से हम कोई भी डिसीजन बना पाए, बराबर। इसलिए इसको साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेज भी बोला जाता है। मतलब सिंगुलर डेफिनेशन के हिसाब से ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो प्लूरल डेफिनेशन में क्या बोलोगे, डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बराबर। और क्यों कलेक्ट किया जाता है, तो भाई एनालिसिस करने के लिए। और अगर सिंगुलर डेफिनेशन की बात करें तो एक ये साइंटिफिक मेथड है जो डेटा को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और डेटा में प्रेजेंट करती है, और उसके ऊपर से हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं अल्टीमेटली जिसके रिगार्डिंग हमें लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं।